पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये बुफेंग के रेस्टोरेंट में मिस्टर मा फेक फूड इंस्पेक्टर के साथ जाकर उसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए उसका रेस्टोरेंट बंद कराने वाला था, पर मिस्टर डोंग जो कि असली हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, वो उनकी चोरी को पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस में पकड़ाने से पहले उन लोगों को उस फेक मेडिसिन के बारे में काफी कुछ पता लग गया था। दूसरी तरफ हमें बुफेंग की मदर को दिखाया जाता है, जिनकी शॉप पर मिस्टर मा के गुंडे आकर तोड़ फोड़ मचा देते हैं, जिसे रोकने वहाँ पर बुफेंग की मदर की शॉप के पड़ोसी आते हैं, तो ये लोग उन्हें भी धमकाना शुरू कर देते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैसे ही मिस्टर मा के ये गुंडे उस बंदे को धमका रहे थे, वो बंदा कुछ देखकर उन पर हंसने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि हम इसे डराने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमें देख के मुस्कुरा क्यों रहा है। तभी उस गुंडे की नजर पीछे जाती है तो उसे नजर आता है कि उसका एक साथी नीचे गिरे हुए डम्पलिंग्स को उठाकर वापस उनकी जगह पर रख रहा है। वो ये देखकर काफी गुस्से में कहता है कि यूदो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, इसे वापस वहीं रखो। पर यूदो जो कि काफी ज्यादा इनोसेंट लग रहा था, वो कहता है कि तुमने इनके सारे बॉक्सेस तोड़ दिए तो फिर ये अपने बंस को सेल कैसे करेगी, और अगर इसने अर्न ही नहीं किया तो फिर ये हमें प्रोटेक्शन फीस कहाँ से लाके देगी। ये बोलने के बाद वो बंदा फिर से अपने काम में लग जाता है उन बंस के टोकरों को उठाने के लिए। वहीं ये देखकर इस बॉस गुंडे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो सीधा जाकर उसे एक किक कर देता है, ये कहते हुए कि बेवकूफ लड़के, तुझे इस बुढ़िया की फिक्र हो रही है, तुझे ये नहीं पता कि तू अपनी ग्रेजुएशन एग्जाम को कैसे कंप्लीट करेगा बिना पैसों के, पहले अपनी फिक्र कर फिर बाद में दूसरों का सोचियो। दूसरी तरफ हमें उनकी ही टीम के एक और मोटू से गुंडे को दिखाते हैं, जो कि बाकी के बचे हुए डब्बे को खंगाल रहा था, तो उसे कुछ और पैसे नजर आ जाते हैं, तो वो खुशी से अपने बॉस को उन्हें हाथ में उठा के दिखा रहा था, ये कहते हुए कि बॉस देखो मुझे कितने सारे पैसे मिल गए। इससे पहले कि बॉस उन पैसों को नोटिस करता, तब तक वहाँ पर बुफेंग की एंट्री हो जाती है, जो अपने एक्यूपंक्चर नीडल का यूज करते हुए उसके हाथ पर एक प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर देता है, जिससे वो मोटू गुंडा अपना हाथ नहीं हिला पा रहा था, और बुफेंग उसे कहता है कि वापस इन पैसों को वहीं रखो जहाँ से लिया था। तो बुफेंग की बात सुनने के बाद वो बंदा उन पैसों को वापस उनकी जगह पर रख देता है। यहाँ बुफेंग अपनी मॉम की शॉप की ये हालत देखने के बाद उस गुंडे से कह रहा था कि किसने तुझे ऑर्डर दिया कि तू फूड को वेस्ट करे। बुफेंग को देखने के बाद ये गुंडा बॉस अपने चमचों से कहता है कि इसे मार मार कर इसका गाल लाल कर दो, ताकि दोबारा ये हमसे उलझने की कोशिश न करे। यू दाओ, जिसकी देखभाल बुफेंग की मदद कर रही थी, उसकी हेल्प करने पर वो भी अपने बॉस का ऑर्डर मिलने के बाद तेजी से बुफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बुफेंग की मदर तो उसे रोक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उनका बेटा इसका क्या हाल करेगा, पर वो नहीं रुकता और सारे के सारे गुंडे एक साथ हमारे बुफेंग पर अटैक कर देते हैं। वहीं बुफेंग तो एक एक अटैक में ही उन सभी को ढेर कर चुका था। बुफेंग ने इतनी जल्दी उन सभी की पिटाई कर दी थी कि बॉस को सिर्फ अपना चाकू निकालने का टाइम मिलता है। बुफेंग के फाइटिंग स्किल्स देखने के बाद इस बॉस की भी हालत खराब हो जाती है। वो तो बुफेंग को चाकू दिखाते हुए डराते हुए कह रहा था कि मैं मिस्टर मा के लिए काम करता हूँ, खबरदार अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। बुफेंग उसकी सारी धमकियों को इग्नोर करते हुए उसके गाल पे एक जोरदार लाफा देकर मारता है, जिससे बेचारे का जबड़ा हिल गया था। इस थप्पड़ को खाने के बाद दर्द से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो हवा में ही अपने वेपन को फालतू में चला रहा था। बुफेंग तो बिना उसे पता लगे उसके हाथ से उसका वो चाकू छीन लेता है। वो तो बुफेंग के ट्रिक से हैरान था। वहीं बुफेंग उस चाकू को पकड़कर कहता है कि कितना गंदा है, छी कभी धोया नहीं था क्या इसे। बुफेंग वो चाकू फेंक देता है। इसके बाद तो वो गुंडा वहाँ से पतली गली से निकलने की कोशिश करने लगा था। बुफेंग उसे जाता हुआ देखकर कहता है कि क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए अलाउ किया, मुझसे बिना पूछे तुम्हारे यहाँ से हिलने की हिम्मत कैसे हुई। ये बोलने के बाद वो एक और नीडल का यूज करके उसे वहीं फ्रीज कर देता है। नीडल की वजह से वो बॉस अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। वहीं वो सारे चमचे अपने बॉस की हालत देखने के बाद काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। बुफेंग कहता है कि यहाँ पर ये गंदगी किसने की है। वो सारे चमचे एक साथ अपने बॉस पर पॉइंट करते हुए कह रहे थे कि इन्होंने। बुफेंग मुस्कुराते हुए कह रहा था कि लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फेमस हो, तभी तो इतने लोगों को इकट्ठा करके मेरी शॉप पर धाबा बोला है। वो तो कह रहा था कि लिल ब्रो प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम जानते हैं कि हमने गलत किया है, आज के बाद हम दोबारा ये काम कभी नहीं करेंगे। ये जो मेरे पीछे खड़े हैं, इन लोगों ने ही मुझे उकसाया था ये काम करने के लिए, वरना तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने आज से पहले इस तरीके का काम कभी नहीं किया। हमारी भी फैमिली है, हमें उनकी देखभाल करनी है। असल में हमने तो ये काम इसलिए किया था क्योंकि हमें मेडिसिन खरीदनी है, जो कि बहुत ज्यादा महंगी आ रही है। वो इतनी महंगी है कि हम उसे खरीदना अफोर्ड
नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में आकर हमें ये काम करना पड़ा। बू फेंग महंगी मेडिसिन का नाम सुनने के बाद कह रहा था कि किस मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हो, नाम क्या है उस मेडिसिन का। वो बॉस जिसे कि पढ़ना लिखना नहीं आता, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वहीं उसका चमचा भी बड़ी मुश्किल से उसके इंग्लिश नाम को लेने की कोशिश करने लगता है। उसकी टूटी फूटी प्रोनाउंसिएशन को सुनने के बाद बू फेंग को पता लग गया था कि ये उसी एक्सपेंसिव ब्लड क्लॉट मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। वो चमचा बू फेंग की बात सुनने के बाद कह रहा था कि हाँ, उसी मेडिसिन को खरीदना है, असल में हमारी फैमिली बहुत ज्यादा बीमार है। बू फेंग उन सभी से कहता है कि जब तक तुम लोग मुझे ये नहीं बता देते कि तुम आखिर उस एक्सपेंसिव मेडिसिन को कैसे खरीदने वाले थे, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और इसके अलावा तुमने ये जो खाने की बेइज्जती की है ना, ये गिरे हुए बंस को तुम ही खाओगे, क्योंकि फूड को वेस्ट करना बहुत गलत बात है। और इसके अलावा इस खाने में मेरी मॉम की बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, वो सुबह उठकर इसे बनाती है। वो सभी लोग तो काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं ये सुनने के बाद कि उन्हें गिरे हुए खाने को खाना पड़ेगा। बू फेंग उन्हें हेजिटेट करता हुआ देखकर आंखें दिखाकर कह रहा था कि कुछ कहना है। वो बॉस तो डरते हुए कह रहा था कि ब्रो पहले ये नीडल तो हटा दो, मूव नहीं कर पा रहा हूँ। बू फेंग के उस नीडल को निकालने के बाद इस बॉस को राहत की सांस मिल गई थी, पर तभी उसका साथी यूदो नीचे से बन उठाकर उसे देते हुए कह रहा था कि बॉस ये लीजिए, खा लीजिए इसे। उसे तो इतना गुस्सा आ रहा था इस पर कि उसका दिल कर रहा था कि इसका गला घोट के जान से मार दे। सीन शिफ्ट होता है और हमें शुआंग शुआंग को दिखाया जाता है जो अपनी कार में इंस्पेक्टर वांग के साथ काफी घबराते हुए जा रही थी। वो मिस्टर वांग से कहती है कि प्लीज उस पेशेंट को हॉस्पिटल में सेंड करो, ये एक इमरजेंसी केस है जिसे मिस्टर चाओ हैंडल कर लेंगे। इसके साथ ही मैं किसी को जानती हूँ जो इस तरीके के केस में एक्सपर्ट है, मैं उसे बचाने के लिए भेजूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बू फेंग की बात कर रही है। दूसरी तरफ बू फेंग की शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने उन सभी गुंडों को सारे गिरे हुए बंस ठुसा दिए थे। वो लोग तो इतना ज्यादा फुल हो जाते हैं कि अब उन बीफ के नाम से भी उल्टी आ रही थी। वो तो कहते हैं कि ब्रो हमारा खाना बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बाहर आ जाएगा। उनके चमचों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन सभी की डिजी हालत देखने के बाद बू फेंग कह रहा था कि अगर तुम लोगों ने खाने को बाहर किया ना तो मैं इसे काउंट ही नहीं करूंगा कि तुमने खाया था। ये सुनकर तो वो सभी डर जाते हैं कि कहीं बू फेंग फिर वो गंदगी इनसे ना साफ करवाए। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं ताकि वो उल्टी ना करे। अब तक इन गुंडों ने उस मेडिसिन के बारे में बू फेंग को काफी जानकारी दे दी थी। इनकी इन्फॉर्मेशन से बू फेंग को पता लग जाता है कि ये मेडिसिन अभी तक शॉप पे अवेलेबल नहीं हुई है, कुछ ही डीलर्स हैं जो इसे सेल करते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन को बॉडी पर मौजूद किसी भी टॉक्सिन के लिए यानी कि इविल एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, पर स्पेशली उस मेडिसिन को यूज करने के बाद भी वो बीमारी को क्योर नहीं कर पाती, बल्कि वो उस बीमारी को बॉडी में ही छुपा देती है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए लोगों को आराम मिल जाता है और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से उस दवाई की जरूरत पड़ती है। ये कुछ ऐसा है कि वो मेडिसिन बीमारी को ठीक नहीं करती बल्कि उसके इफेक्ट को कम करती है, जिससे पेशेंट्स को बार बार उसी मेडिसिन को खरीद कर अपनी जेब खाली करनी पड़ती है और वो लोग इसी ट्रिक का यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा मनी कमाना चाहते हैं। बू फेंग की सोच के बीच में उसे शुआंग शुआंग का कॉल आ जाता है। उसकी कॉल को पिक करके वो कहता है कि मेरी प्यारी नेफ्यू क्या हाल है। नेफ्यू पर सुनने के बाद वो चिल्लाकर कहती है कि बू फेंग तुम्हें देख लूंगी, फिलहाल मुझे तुमसे काम है, तो ये बताओ कि तुम कहाँ पर हो। बू फेंग कहता है कि मैं सिटी में हूँ, तुम यहाँ आकर मुझसे बात कर सकती हो। शुआंग शुआंग कहती है कि ठीक है, मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं जल्दी वहाँ आती हूँ, ये एक इमरजेंसी केस है। इसके बाद बॉस बू फेंग से कहता है कि ब्रो हमने सारे बंस को खा लिया, हमने तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी दे दी, क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं। बू फेंग का कहना था कि जो बंस खाए हैं उसके पैसे तो देते जाओ। ये सुनकर उनके ग्रुप का एक मेंबर उसी के शॉप से पैसा उठाकर उसी को ऑफर करने लगता है कि ये लीजिए। बू फेंग भी लाइक हाँ ये कर लो पहले। वो बॉस तो सीधा जाकर उसके सर पे एक टपली मारते हुए कह रहा था कि किसको पैसे दे रहा है और वो भी किसके, वापस रख जाकर। फिर वो बू फेंग से कहता है कि ब्रो जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि ये हमारा फर्स्ट टाइम है, वरना हम इतने बुरे लोग नहीं हैं। वैसे मैं कैश लेकर नहीं आया था तो मैं तुम्हें ऑनलाइन पे कर देता हूँ। बू फेंग ने तो अपने पास स्कैनर भी रखा हुआ था। जैसे ही ये बंदा पैसे पे करने जाता है उसके अकाउंट में पैसे ज्यादा नहीं थे। वो कहता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। बू फेंग कहता है कि जल्दी दो, मुझे नहीं पता कहाँ से लाओगे। ये बंदा अपने चमचों से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो इन्हें दे दो। ये सभी लोग तो झटका खाते हुए कह रहे थे कि बॉस क्या बात कर रहे हो, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम आपके साथ ये गुंडागर्दी करने आते। बू फेंग तो उनकी ये हरकतें देखने के बाद उनसे तंग आ गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बॉस बंदे को दिखाते हैं जो कि अपने एक और बॉस को बता रहा था कि उसने ऑलरेडी काफी सारे बंस खा लिए और वो शॉप वाला इतना बदतमीज है कि इससे नहीं डरता। ये अपने सीनियर से कहता है कि इस बार का मैटर आप संभाल लो, वरना अगर बॉस को पता लगा तो हम सभी को जॉब से निकाल देंगे। ये सुनने के बाद वो सीनियर कहता है कि ठीक है, इस बार के लिए मैं तुम्हारा ये मैटर संभाल लूंगा, लेकिन अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तो ये मैटर सीधा बॉस तक जाएगा।
जाएगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद तो ये पर्सन खुश होते हुए कह रहा था, तो क्या मैं अपने बंदों को बुला लूं? अगर वहाँ पर ज्यादा लोग होंगे तो फिर उसे हराना आसान होगा ना, क्योंकि सीनियर वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुनने के बाद वो सीनियर कह रहा था कि मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे मार्शल आर्ट आता है, इसलिए मेरे रहते उतने सारे लोगों को बुलाना यूजलेस होगा, मैं अकेले ही उसके 1000 लोगों को ढेर कर सकता हूँ। ये सुनकर तो अब इस बंदे को भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है, इसलिए वो इसे लेकर सीधा बूफेंग की शॉप की तरफ बढ़ने लगा था। दूसरी तरफ बूफेंग जो कि अपनी शॉप का हाल ठीक कर रहा था, उसका पड़ोसी उसे कहता है कि तुमने जिन लोगों से पंगा लिया है वो कोई आम लोग नहीं है, असल में जिसके साथ तुमने फाइट की है वो तो एक नॉर्मल सा गुंडा था। उसका बॉस मिस्टर मा बहुत ज्यादा पावरफुल और ऊंची पहुंच का बंदा है। मुझे डर है कि अगर तुम ऐसे ही उन्हें ऑफेंड करते रहोगे तो तुम्हारा यहाँ पर टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बूफेंग तो कहता है कि उसकी चिंता मत कीजिए, वैसे तो मैं उन्हें देख लूंगा और इसके अलावा अब हम यहाँ से जल्दी ही शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुनकर तो उस पड़ोसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि अब तक वो सीनियर और उसका चमचा वहाँ पर आ चुके थे। वो तो बूफेंग के सामने खड़े होते हुए कह रहा था ना कि तू वही है ना जिसने मेरे लोगों को मारा। बूफेंग तो उस बंदे को देखकर कहता है कि अरे तुम तो वही सुबह वाले बंदे हो ना, क्या मेरे शॉप्स के बन इतने ज्यादा टेस्टी थे कि तुम मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए क्लाइंट लाने शुरू कर चुके हो। ये सुनने के बाद तो वो बंदा अपना मुंह छुपाते हुए उस सीनियर के पीछे छुपने लगता है। वो सीनियर तो वूफेंग से कहता है कि अपनी बकवास बंद कर और मुझसे फाइट कर, तुझे पता भी है कि मैं कितना फेमस मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ये बोलने के बाद वो वूफेंग को डराने के लिए एक टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। उसकी ये टेक्निक देखने के बाद वूफेंग मुस्कुराते हुए फाइट के लिए रेडी हो गया था। जैसे ही वो बंदा हाई जंप लगाते हुए उसके पास आता है, वूफेंग भी उसके मूव्स को कॉपी करते हुए उसे बैक किक कर चुका था। वो बंदा तो वूफेंग के मूव्स देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। वहीं वूफेंग एक और हाई जंप लगाते हुए उसे जोरदार किक के साथ जमीन पर गिरा चुका था। वूफेंग के अटैक से उस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। यहाँ वो दूसरा शॉप ओनर वूफेंग से कहता है कि अब बस भी करो, इन गुंडों से जितना उलझोगे उतना ये लोग और ज्यादा तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। तुम तो यहाँ से जल्दी ही मूव होने वाले हो ना, प्रॉब्लम तो हमारे लिए खड़ी हो जाएगी कि हमें यहाँ शॉप ओपन करनी है। अब तक शुआंग भी दिए गए लोकेशन को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँचकर कह रही थी कि यहाँ की गलियाँ कितनी छोटी छोटी हैं, मेरी कार फंस के रह गई। वूफेंग शुआंग को देखकर अपना दिमाग दौड़ाते हुए कह रहा था कि जाने मन तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से जल्दी भागो वरना ये बंदा तुम पर अटैक कर देगा। इससे उस गुंडे को आइडिया मिल गया था कि उसे क्या करना है। वहीं शुआंग कह रही थी कि तूने जाने मन किसको बोला। ये गुंडा मौका पाकर किक करके शुआंग पर अटैक करने वाला था, पर वो उसकी किक को ब्लॉक करते हुए उसके दूसरे पाँव पर अटैक करके उसे गिरा देती है। ये देखकर वो बंदा हैरान था कि इस लड़की को भी फाइटिंग आती है। वहीं शुआंग की बातों का रिप्लाई करते हुए हमारा वूफेंग कह रहा था कि मेरी भतीजी भी तो मेरी जाने मन ही हुई ना, आखिर वो उसके प्यारे अंकल का आंखों का तारा जो है। उन गुंडों को वहाँ देखने के बाद शुआंग वूफेंग की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि तभी तो मैं सोचूं कि तुमने 2 दिन पहले मुझे कांटेक्ट क्यों किया, क्योंकि तुम मुश्किल में पड़ गए थे और तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए थी। वूफेंग कहता है कि ज्यादा सोच रही हो, पिछली बार मेरी वजह से तुम्हारी गाड़ी स्मैश हो गई थी ना, तो मैं बस तुम्हें कुछ खरीद के देना चाहता था। हालांकि गलती मेरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए। फिलहाल तो तुम मेरी हेल्प लेने के लिए आई हो, ना कि मेरी हेल्प करने के लिए। वो गुंडा तो वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा था, पर शुआंग अपनी हील से उसके पाँव को काफी बुरी तरीके से हर्ट करने लगती है। ये सीनियर अपने चमचे को कह रहा था कि जल्दी से कुछ करो, मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है, पर वो चमचा तो वहाँ से ये कहते हुए निकल जाता है कि मैं और लोगों को बुला के लाया आपकी हेल्प करने के लिए। वहीं शुआंग उस बंदे पर गुस्से से चिल्लाते हुए कह रही थी कि मैंने तुझे यहाँ से जाने को कहा, जो तू भागने की कोशिश कर रहा था। तुझे दिखाई नहीं देता कि 2 बड़े आपस में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाऊं। इसके बाद वो वूफेंग की क्लास लगाते हुए कह रही थी कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम गैंगस्टर के साथ ही हैंग आउट करते हुए क्यों नजर आते हो। तुम सच में एक अच्छे कॉलेज स्टूडेंट हो भी या तुम्हारा क्राइम की दुनिया से लेना देना है। वूफेंग कहता है कि अब मैं इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। लास्ट टाइम तुमने ही मुझसे कहा था ना कि अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। कुछ दिनों पहले मेरे पुलिस स्टेशन से मेरे कुछ कलीग किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर गए थे और फिर वो दोबारा वापस नहीं आए। जी वांग जब उन्हें ढूंढने के लिए बाहर गए तो जब वो उन्हें वापस लेकर आए वो तीनों कोमा में थे, वो भी एक साथ। ये केस काफी ज्यादा पेचीदा था, इसलिए मैं चाहती थी कि इसके बारे में तुम्हें बताऊं। वूफेंग कहता है कि ठीक है, पहले मैं यहाँ का काम निपटा लेता हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलकर उस केस को भी देख लेता हूँ। वूफेंग अपनी मदर से कहता है कि मदर, मैंने एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन किया है, इसलिए आप सीधा वहाँ चली जाना। यहाँ की शॉप आज के बाद से हम ओपन नहीं करेंगे। उसकी मदर अपनी बेटे की कामयाबी पर खुश थी, साथ ही वो कहती है कि ठीक है, तुमसे बाद में मिलती हूँ।
यहाँ शुआंग शुआंग उस गुंडे को डराते हुए कह रही थी कि दोबारा अगर मुझे इस एरिया से तुम्हारी कंप्लेन गई तो तुम्हें उठाकर जेल में डाल दूंगी। फिलहाल के लिए यहाँ से दफा हो जाओ। बू फेंग उसे ये बोलते हुए निकल जाता है कि तुम्हारा वो लेग मूव काफी ज्यादा अच्छा था, मैं दोबारा उसे देखने जरूर आऊंगा। बेचारा जिसकी टांग तोड़ दी थी शुआंग शुआंग ने मार के, वो लंगड़ाते हुए वहाँ से भाग जाता है। बू फेंग और शुआंग शुआंग उस केस को देखने के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।